मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दो, अटेंडेंस लगाओ, लिखो जय हिंद जय सीए लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले अटेंडेंस लगाई है लियो दास ने, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट पूरी प्रॉपर जिंदाबाद एनर्जी के साथ क्लास के अंदर ओके रिपोर्ट होकर आए होंगे। भाई 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 बहुत ही जबरदस्त। जल्दी जल्दी बच्चों की जय हिंद जय सीए लिखकर हाजिरी लगनी स्टार्ट हो गई है। ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग साइड में रखो, जय हिंद जय सीए होना चाहिए भाई। अपने प्रोफेशन के लिए एटलीस्ट रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वहीं से थोड़ी मोटिवेशन दिल के अंदर आती है, खून बढ़िया दौड़ने लगता है। समझ रहे हो? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों आज नया चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं, नया चैप्टर नेशनल इनकम का चैप्टर चलेगा आज। और यह चैप्टर बहुत 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 मजेदार चैप्टर है, बहुत बड़ी धांसू तरीके से करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। सारे बच्चे आ गए हैं तो मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। क्या मैं ऑडिबल हूं? एक बार वाई 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 लिख दो। अगर मैं ऑडिबल हूं तो वाई लिखकर मुझे बताइए कि मेरी आवाज आप तक आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ताकि मैं क्लास को सुचारू रूप से चालू कर दूं बढ़िया तरीके से। आपके लिए बहुत मस्त कलंदर पेन भी चूज कर लेते हैं भैया। वाई 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 लिख दो। वाई का मतलब यस। ओके, हर्षराज जी का कहना है बहुत गर्मी है बिहार में, एसी लगवाते हैं अभी आसमान में। इस गर्मी से तो आगे निकलना है तुम्हें यार। बिहार में गर्मी तो शुरू से ही थी, पूरे इंडिया में शुरू से ही गर्मी थी। गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? सर्दी। गर्मी के सीजन में गर्मी मिलेगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लेते हैं किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा हो तो, बिना कुछ पढ़ाए डाउट पूछ लेते हैं कुछ बच्चे। हाँ, बच्चों ने बोला, स्नेहा दलाई पूछ रही है सर शुड वी अटेंड द रिवीजन सेशन एट 5 PM। अच्छा, बच्चे ने पूछ लिया। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। हाँ, बहुत सही बोल रहे हो। देखो भाई, वर्ल्ड कप की तो बात मुझे पता नहीं, तुम्हारे सीए की बात पूरी पता है। आज मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो जी, आज शाम को 5 बजे, अब तुमने पूछ लिया तो बता देता हूं, 5 PM सीए वाला यूट्यूब चैनल पे लाइव आऊंगा। अपना सीए वाला यूट्यूब चैनल पे लाइव आऊंगा। और खुशी की बात यह है, लाइव आकर मैं वही चीज कराऊंगा जो आपको करनी है। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो रखी है तो अब तुम आके चेक कर लेना कि कितने पानी में हो। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू कराऊंगा। जो जो चीजें आपको करा रहा हूं आज, वैसे तो जून वाले बच्चों के लिए है, लेकिन कॉमन हो गई हैं चीजें। आपका इतना कोर्स हो चुका है तो इतना कोर्स जो भी आपका हुआ है उतना कोर्स ही मैं कराऊंगा। मात्र 1.5 से 2 घंटे की बात है, इतनी देर में ही काम 35 कर देंगे। और आप चेक कर लेना, हर एक बच्चे को यह सेशन अटेंड करना कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे सेशन बार बार नहीं होते। अब तुम्हारे पास मौका लगा है तो बढ़िया है, कर लेना इसको। ठीक है दोस्त, जो भी चीज कराऊंगा। खैर, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 चालू कर रहे हैं भैया। लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 6 कितने नंबर का है इससे पहले तुम पूछो, मैं बता देता हूं। 15 नंबर का है। इस चैप्टर के अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2। लॉ की क्लास आज खत्म करवा देंगे 4:45 PM पे। अदम्य अरविंद पक्का आना भाई। ठीक है, लॉ की क्लास खत्म करवा देंगे 4:45 पे। बोल देना सर को कि सर इको की आज भयंकर रिवीजन होने वाली है, यह पता लगेगा हमें कि कौन कितना पानी में है। ठीक है, अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स भी थे तो उन क्वेश्चंस के थ्रू वो डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। जो मुश्किल लग रहा था वो थोड़ा आसान भी लग सकता है। फिर काफी हद तक थोड़ा कॉन्फिडेंस। अरे देखो ना, जो पेपर में आता है वो आज करा रहा हूं तो तुम्हें पता लगेगा कि देखने में हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने में कुछ और होते हैं। तो पढ़ने में कुछ चीजें कुछ अलग ही लेवल की लगती हैं, एग्जाम में आने वाली चीजें कुछ अलग ही लेवल की होती हैं। तो एग्जाम से रूबरू हो जाओगे। ठीक है, आज शाम को 5 बजे, बस बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिपोर्ट है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं नेशनल इनकम का चैप्टर करा रहा हूं। कोई भी बच्चा अभी मॉड्यूल खोलकर नहीं देखेगा। आज की क्लास में हम बहुत सारे बेसिक एलिमेंट करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजों की जरूरत है तुम्हें, वो मैं करूंगा।
ठीक है ना। पहले इस चैप्टर को बेसिक से समझते हैं, बेसिक से समझते हैं। और जो हम कर रहे हैं आज की क्लास में, ये चैप्टर नंबर 6 की यूनिट 1 है। इसके ही टॉपिक्स कराऊंगा, इसके ही बेसिक करा रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप मुझे यह बताओ, जो हम पैसा अर्न करते हैं, यानी जो पैसा हमारे पास आ रहा है, उसे इनकम बोलते हैं ना भाई। जो भी पैसा हमारे पास आता है हम उसे इनकम बोलते हैं ना। अब मान लो कि किसी बंदे ने नौकरी करके सैलरी या वेजेस अर्न की, तो सैलरी और वेजेस उसकी इनकम है। किसी बंदे ने कंपनी खोली, उसको प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट उसकी इनकम है। किसी बंदे ने अपनी जमीन, अपनी लैंड रेंट पे दे दी, तो रेंट उसकी इनकम है। किसी बंदे ने पैसा उधार दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर लिया, तो इंटरेस्ट उसकी इनकम है। अब किसी की महिला मित्र ने उसको गिफ्ट दे दिया, तो गिफ्ट भी उसकी इनकम हो गई। मान लो सीए बनने के बाद आपकी जॉब लग गई किसी कंपनी में, 24 लाख रुपीस का पैकेज, 24 लाख रुपए तुम कमा रहे हो, लेकिन कंपनी को बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो गया, कंपनी ने तुम्हें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, तो ये बोनस भी तुम्हारी इनकम हो गई नहीं हो गई? तो काफी सारे तरीके की इनकम होती है। बस कुछ इनकम ऐसी होती है जो हम मेहनत करके अर्न करते हैं, और दोस्त कुछ इनकम ऐसी होती है जो फ्री फंड में, इसकी टाटकी मजे मजे ऐसे करते हैं ना, फ्री फंड के अंदर अर्न हो जाती है। तो फ्री फंड वाली जो इनकम होती है उसके बारे में बात बता रहा हूं। अगर तुम्हें कोई गिफ्ट मिल जाए, डोनेशन मिल जाए, चैरिटी मिल जाए, ये सब फ्री फंड की इनकम है। विपुल भाई हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं है आज नहीं लगाने की जरूरत है परी, ठीक है ठीक है, इतना ही था बस जो था। तो ये फ्री की इनकम है। और बताऊं फ्री की इनकम, कई बार गवर्नमेंट फ्री में पैसा बांट देती है। कैसे बांटती है? जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, मतलब 60+ ईयर्स वाले लोग, उनको सरकार मंथली कुछ पैसा देती है पेंशन के तौर पे। फ्री की है, ओके रिपोर्ट है। हां, तो फ्री की इनकम है उन लोगों के लिए। और क्या नौकरी करने वालों को भी पेंशन मिलती है क्या? भाई देखो, पेंशन 2 तरीके की होती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आप सरकार को बोल रहे हो मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं है, मुझे पैसा दे दो, सरकार आपको हर महीने 1,500-2 हज़ार रुपए देती है। आप तो नहीं हो सीनियर सिटीजन, लेकिन आपको बता रहा हूं, उसको बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन। कुछ विडो की पेंशन होती है, जो विधवा होती है उनको भी सरकार पैसा देती है, विडो पेंशन बोलते हैं। और जो लोग दिव्यांग होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनको भी सरकार पेंशन देती है। कितनी देती है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, हर राज्य के अंदर अलग मिलती है। अब एक बंदे ने गवर्नमेंट जॉब करी, अब तो गवर्नमेंट जॉब में पेंशन नहीं मिलती, लेकिन काफी सरकार प्रोवाइड करती है, राजस्थान सरकार में मिलती है। किसी बंदे ने गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट ले ली, रिटायरमेंट के बाद सरकार हर महीने उसके घर कुछ पैसे पहुंचाएगी, उसे भी पेंशन बोलते हैं। तो दोस्त, नौकरी करने के बाद जो तुम्हें पेंशन मिली है ना, वो फ्री की नहीं है, वो मेहनत की है, क्योंकि तुमने नौकरी करी थी, उसके बाद पैसा मिला है। तो मैं यूं कहना चाहता हूं, जो ये इनकम है, ये इनकम 2 तरीके की होती है। एक होती है मेहनत की इनकम, आपने कुछ दिया, जैसे कि मान लो आपने उसको अपना टाइम दिया, उसके बदले लिया, जो लिया दिया है वो मेहनत की इनकम है। आपने उसके लिए नौकरी की है तो वेजेस मिली है, आपने उसको लैंड दे दी तो रेंट मिला है, आपने उसको पैसा उधार दिया है तो इंटरेस्ट मिला है। ये सब लिया दिया इनकम है मेहनत की। कुछ इनकम होती है फ्री फंड की इनकम, आण दो, गिफ्ट आण दो, डोनेशन, चैरिटी, कुछ भी आण दो, ये फ्री की इनकम है। तो नेशनल इनकम का चैप्टर बोलता है कि इनकम, पहले मैं आपको नेशनल इनकम का मतलब नहीं समझा रहा, मैं आपको इनकम का मतलब समझा रहा हूं। जो मेहनत की इनकम है, जिसके बदले तुम कोई ना कोई चीज दे रहे हो, या तो आप लेबर की तरह काम कर रहे हो, या लैंड दे रहे हो, या पैसा उधार दे रहे हो, या कोई कंपनी स्टार्टअप खोल रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, तो ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी को देकर पैसा ले रहे हो, तो ये मेहनत की इनकम है। आप कुछ नहीं दे रहे और फिर भी पैसा ले रहे हो, फ्री की इनकम है। फ्री की इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। मान लो एक देश के अंदर 2 ही बंदे रहते हैं, एक का नाम है प्रिया और दूसरी का नाम है गीता जोशी। गीता जोशी, ये 2 हैं, एक देश में 2 ही बंदे रहते हैं।
100 करोड़ रुपए प्रिया की इनकम है, 100 करोड़ रुपए गीता जोशी की इनकम है। तो इस देश की टोटल इनकम कितनी है बताओ? इन दोनों की सैलरी 100 करोड़ रुपए। ये हाई लेवल के सीए हैं, ऐसे सीए हैं जो आज तक तुमने देखे नहीं होंगे, इमेजिनेशन में मान लो भी। तो इस देश की टोटल इनकम 200 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रिया बहुत दिलेर है। प्रिया का दिल किया कि गीता के बर्थडे पे उसको 10 करोड़ का गिफ्ट दे दे। तो गीता बोलेगी ये मेरी फैक्टर इनकम है मेहनत की, ये मेरी ट्रांसफर इनकम है फ्री फंड की। बोलेगी नहीं बोलेगी? लेकिन दोस्त, जब तुम इस देश की टोटल इनकम काउंट करोगे तो वो 200 ही रहेगी। इस 10 रुपए से गीता जोशी की इनकम इंक्रीज नहीं दिखा सकते आप। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि जब एक देश की टोटल इनकम को काउंट करते हैं, अभी मान लो इस देश के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो दो ही हैं, इन दोनों की इनकम को टोटल कर दो तो देश की नेशनल इनकम आ रही है। सिर्फ इतना मान लो, नेशनल इनकम का मतलब नहीं समझा रहा, आज की क्लास में नहीं समझा रहा, सिर्फ थोड़ा सा बोल रहा हूं। तो इन दोनों बंदों की इनकम नेशनल इनकम है ना? तो नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की फैक्टर इनकम का टोटल है, 100 + 100 200। समझे? कोई ये नहीं बोलेगा प्रिया ने इसको 10 का गिफ्ट दे दिया तो इसकी 90 की इनकम हो गई, ऐसा नहीं बोलते। मतलब तुम बोलोगे क्या साइंस है इसके पीछे? क्या साइंस है इसके पीछे? भाई इसके पीछे हमने अकाउंटिंग का जुगाड़ लगाया है। अगर हम ये बोल देते कि गीता की इनकम 100 से 110 हो गई और इसकी इनकम 100 से 90 हो गई, 10 का गिफ्ट दे दिया 90 हो गई, तो भी देश की इनकम 200 आती। लेकिन इसके पीछे काफी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको, इधर माइनस करो उधर प्लस करो। इन लफड़ों से बचने के लिए हम ट्रांसफर इनकम को कोई बीच में रखते ही नहीं। और मान लो आपने गीता जोशी की इनकम बोल दी 110 हो गई, प्रिया की इनकम तुम भूल गए लेस करना, तो 100 और 110 210 आंसर आ जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। समझे? गड़बड़ी हो जाएगी, ज्यादा वैल्यू आ जाएगी रोहित टोटल इनकम की। तो भाई ये चक्कर होता है कि जो इनकम दो तरीके की होती है, हम इस वाली इनकम को, इसको बोलते हैं मेहनत वाली इनकम को फैक्टर इनकम, जो कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने के बाद मिलती है, इसको ही हम कंसीडर करते हैं, इसको कहीं पर भी कंसीडर नहीं करते। अच्छा, दो शब्दों का तालमेल सिखाऊंगा, इंग्लिश सीख लो थोड़ी सी। देखो, एक बोलूंगा वर्ड अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। एक वर्ड होता है ऑब्टेन। ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है मिलना। आई ऑब्टेन 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम प्रिया, इसका मतलब प्रिया से मुझे 10 करोड़ रुपए मिले। आई अर्नड 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम प्रिया, इसका मतलब मैंने प्रिया से 10 करोड़ रुपए कमाए। समझ लो, कमाने और मिलने में फर्क है। जब जब लिखा हो अर्न किया है, समझो कुछ मेहनत की होगी। जब जब लिखा हो मिला है, तो फ्री का चंदन मिला है ये। ठीक है? तो मिलना और कमाना दोनों बातें डिफरेंट है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा दो तरीके की इनकम है राज्य। एक होती है ट्रांसफर इनकम, दूसरी होती है फैक्टर इनकम। ठीक है? तो ट्रांसफर इनकम, इट इज द इनकम ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर इनपुट। कोई भी फैक्टर इनपुट नहीं दिया आपने, विदाउट, तब भी आपको पैसा मिला है। तो वो पैसा कौन सा हो सकता है? वो पापा मम्मी देते हैं ना पॉकेट मनी, वो हो सकती है, गिफ्ट्स हो सकते हैं, ये सब फ्री फंड की इनकम है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकम अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर इनपुट, आपने कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया है, तो आपको या तो रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वेज मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट? तो ट्रांसफर इनकम के बारे में बोलते हैं दोस्त, ये वन साइडेड इनकम है। वन साइडेड मतलब एक तरफा प्यार की तरह, सिर्फ इसमें माल लेना लेना होता है। गिफ्ट ही गिफ्ट लेते जाओ, कुछ दो मत, पैसा आण दो, कुछ दो मत। लेकिन यहां पर टू साइडेड कॉन्सेप्ट है ये। टू साइडेड का मतलब मैं कुछ दूंगा, लेबर की तरह अपना टाइम दूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो टू साइडेड वाली चीज को बायलेटरल बोलते हैं और वन साइडेड वाली चीज को यूनिलेटरल बोलते हैं। यूनिलेटरल का मतलब सिंगल साइडेड, एक तरफा प्यार मतलब यूनिलेटरल लव, दो तरफा प्यार मतलब बायलेटरल लव। ठीक है? ट्रांसफर इनकम कोई अर्न की गई इनकम नहीं है, इट इज अनअर्न्ड इनकम। ये अर्न की हुई है तो इट इज अर्न्ड इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड ही नहीं करते देश की नेशनल इनकम में, नॉट इंक्लूडेड। और
इट इज इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड करते हैं क्योंकि यही सच्चाई है, यही अपना वर्चस्व रखती है। दिस इज वेरी बेसिक, ये क्लास 12th से कराए जाते हैं, इन सब चीजों को मैं इस्तेमाल करूंगा। कोमल कह रही है सर आपके हेयर ठीक कर लो। लो 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 जी, और बताओ, ये लो हेयर, चुपचाप से आ जाना 5 बजे क्लास में, ठीक हो गए ठीक। ओके ठीक है जी। ठीक है भैया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जीडीपी का। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ये बता दो पेन आ जाए अच्छा सा। हाँ जी, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स जो एक देश में बनाई जाती है और सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। अब मेरी बात सुनना, इंडिया के अंदर कितना सामान बनाया जाता है? इंडिया के अंदर लाखों मिलियंस गुड्स बनाई जाती है। फर्नीचर भी बनता है, कैमरा भी बनता है, पंखा भी बनता है, घड़ी भी बनती है, कंप्यूटर्स भी बनते हैं, ट्यूबलाइट भी बनती है, घड़ी भी है, कपड़े भी है, खाना भी बनता है, प्लास्टिक की बोतल भी बनती है, बैग भी बनता है, लाइट भी बनती है, चेयर भी बनती है, पेपर भी बनता है, पेन, पेंसिल, रबड़ प्रकार, फुट्टा, बाइक, स्कूटर, कार, प्लेन, पिन, बहुत कुछ बनता है इंडिया में। भाई इंडिया कितने रुपए का सामान बनाता है? भरत जैन बोल रहे हैं सर 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का बनाता है। अब वो बढ़ भी गया होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी बोल देता हूं। मान लो इंडिया अराउंड अबाउट 4 ट्रिलियन डॉलर्स का माल बनाता है। तो जितने रुपए का इंडिया माल बनाता है उसकी टोटल वैल्यू कर दो। जितने रुपए की इंडिया गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है उसकी टोटल वैल्यू कर दो। उस टोटल वैल्यू को बोलेंगे यही इंडिया का जीडीपी है। यही इंडिया का जीडीपी है। तो जो भी चीज इंडिया के अंदर डोमेस्टिक का मतलब विद इन बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज जीडीपी, तो जीडीपी एक देश में गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है जो एक देश की बाउंड्री के अंदर बनाई जाती है ना। इतना जीडीपी इंडिया का एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया। तो जीडीपी की अगर डेफिनेशन लिखूं तो जीडीपी इज सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू। भैया जो ये वैल्यू है ये मनी की टर्म्स में ही है ना, 4 ट्रिलियन डॉलर्स है ना। मनी वैल्यू किस चीज की? ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कहां बनाई गई हैं? एक देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है। प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री या डोमेस्टिक बाउंड्री बोल दो, ऐसे लिख दो। बाउंड्री को हम टेरिटरी भी बोलते हैं ऑफ अ कंट्री। हर साल इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो ड्यूरिंग एवरी ईयर इसकी कैलकुलेशन होती है। बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा कुछ। तो दोस्त एक देश में जितनी ज्यादा गुड्स बनाई जाएंगी, जितनी ज्यादा गुड्स, जितनी ज्यादा सर्विसेज बनाई जाएंगी, उस देश का जीडीपी उतना ज्यादा होगा ना। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? 6वां चैप्टर चल रहा है वैष्णवी, बताओ। जिस देश में जितना ज्यादा सामान बनाया जाएगा उस देश का जीडीपी ज्यादा होगा या नहीं होगा? यस और नो लिखो। लाइव चैट में यस और नो हो जाना चाहिए। जिसको लगता है हाँ यस यस यस, बहुत बढ़िया।
सबको पता है ज्यादा होगा। जब मेरे दोस्त एक देश में जीडीपी ज्यादा है तो वहां पर गुड्स एंड सर्विस यानी फैसिलिटीज, भाई साहब फैसिलिटीज क्या होती हैं? तुम्हें फैसिलिटीज मिल रही है, तुम्हें सलून खुला हुआ मिल रहा है, तुम्हें घर के अंदर बैठने को चेयर मिल रही है, सोने के लिए बेड मिल रहा है, देखने के लिए टीवी मिल रहा है, क्लास लेने के लिए मोबाइल फोन लैपटॉप मिल रहा है। ये सब गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से तो फैसिलिटीज आई है ना। हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, ये सब जीडीपी में शामिल होने वाली चीजें हैं। तो ये ऐसा कहते हैं जिस देश का जीडीपी ज्यादा है उस देश में फैसिलिटी भी ज्यादा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है? एक बार तुम्हारी नॉलेज चेक भी हो जाए। दीपांशु गोयल पूछ रहे हैं चैप्टर कितने दिन का है? इसको कराने में लगेगी 12 से 13 क्लासेस मैक्स टू मैक्स। अरे वाह प्रथम, बहुत अच्छी बात है। फिर तो बताओ जरा सबसे ज्यादा जीडीपी कौन से देश का है? माधव ने बताया यूएसए, अमेरिका। अमेरिका का जीडीपी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। कितना होगा? इट इज मोर देन 26 ट्रिलियन डॉलर्स। 25 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, यानी इंडिया से 6 गुना ज्यादा। जितने रुपए का सामान इंडिया बनाता है ना, अब देखो इंडिया में पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, अमेरिका में 35 करोड़ के आसपास है, तो वो 35 करोड़ लोग पूरे इंडिया से ज्यादा सामान बनाते हैं, वो भी 6 गुना। कमाल हो गया ना। चाइना कितना बनाता है? चाइना अमेरिका का आधा बनाता है, लगभग 13-14 ट्रिलियन डॉलर मान के चलो। तो इंडिया से भी तो 3 से 4 गुना बना रहा है वो ज्यादा। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे इत्तू सा जापान है, मतलब इतना सा जापान भी इंडिया से ज्यादा सामान बनाता है। चौथे पे कौन है? चौथे पे जर्मनी है। 5वें पे इंडिया है। समझे? तो ऐसा बोलते हैं जिस देश का जीडीपी ज्यादा होगा उस देश में खुशियां ज्यादा होंगी। खुशियां मतलब वेलफेयर, वेल बींग। खुशियां क्यों ज्यादा होंगी? खुशियां ज्यादा होंगी फैसिलिटीज की वजह से। जिस देश का जीडीपी ज्यादा उस देश में खुशियां ज्यादा होती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरे दोस्त यह बात 100% ठीक नहीं है। कारण बताऊंगा, ठीक है? यानी लाइन जो मैं बोल रहा हूं, मैं यूं बोलने लगा आपसे, एक देश का जीडीपी ज्यादा बढ़ रहा है तो तुम यह मान के चलो उस देश में खुशियां यानी वेलफेयर ज्यादा बढ़ रहा है। इज इट 100% करेक्ट? यह बात ठीक है, जीडीपी ज्यादा होने से खुशियां ज्यादा होती हैं? मैं बोलूंगा यस, बट नॉट 100% करेक्ट। यह बात सच्ची प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि यार देखो, जो जीडीपी है, जीडीपी में सब कुछ शामिल है। जो जो इंडिया में बनाया गया है, जो जो इंडिया में बनाया गया है वो सब कुछ जीडीपी में शामिल है। तो इसके अंदर शामिल है ये दारू। दारू से वेलफेयर बढ़ता है क्या? सिगरेट, सुट्टा, इनसे वेलफेयर बढ़ता है क्या? इनसे वेलफेयर बढ़ता है क्या? तो जो चीजें हमें हार्म करती हैं वो चीजें भी जीडीपी में शामिल है। तो यार इसलिए जीडीपी 100% करेक्ट इंडिकेटर नहीं है। क्या नहीं है? इंडिकेटर नहीं है। 100% करेक्ट इंडिकेटर नहीं है एक देश के वेलफेयर का। और आपको बात बताऊं, देखो जी, आपको प्रोटेक्शन और ग्रोथ में डिफरेंस समझना होगा। देखो जी, अगर एक देश में अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, ज्यादा गुड्स बनाई जा रही हैं, इस देश में फैसिलिटीज ज्यादा हो रही हैं, तो ये देश की ग्रोथ है भाई। फैसिलिटीज ज्यादा हो रही हैं, लोगों का वेलफेयर यहां पर इंक्रीज हो रहा है। बात मानते हो ना? प्रोटेक्शन का मतलब नहीं होता वेलफेयर ज्यादा हो रहा है। प्रोटेक्शन यानी सेफ्टी। जैसे कि मान लो सरकार खर्चा कर रही है वुमन एम्पावरमेंट पे, तो वुमन एम्पावरमेंट मतलब औरतों को जागरूक करो। इससे डेवलपमेंट नहीं होती, मतलब इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती। और बताता हूं, पुलिस पे खर्चा हो रहा है,
पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, आर्मी पे खर्चा हो रहा है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। दिस इज नॉट द साइन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज समथिंग डिफरेंट। आपको समझना होगा इस चीज को। काफी सारे देश हैं जिनकी अपनी आर्मी नहीं है, अरे वो लड़ाई झगड़े में पड़ते ही नहीं है, ना उन पे कोई अटैक करता, ना वो किसी पे अटैक करते, पंगा ही खत्म। तो ग्रोथ के लिए इन चीजों की जरूरत तो है ही नहीं, समझे? ग्रोथ के लिए जरूरत है ज्यादा से ज्यादा सामान बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाई जाए, बढ़िया रहे, ठीक है? तो जीडीपी का कोमल प्रोटेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो चीजें प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि एक इंश्योरेंस भी प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है ना? ये जो एम्प्लॉइज हैं, जो भी इनमें इन्वॉल्व है, इन सबकी सर्विसेज भी तो होती है ना। जब जीडीपी में बोल रहा हूं कि जीडीपी के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों की वैल्यू इंक्लूड होगी, तो इनकी सर्विस की वैल्यू भी तो जीडीपी में इंक्लूड हो गई। तो इसलिए बोलता हूं जीडीपी ग्रोथ की एक सही पिक्चर शो नहीं करता, क्योंकि ये ग्रोथ वाली चीजें तो है ही नहीं, लेकिन ये भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड है। अब बताऊं, घर में फैमिली मेंबर एक दूसरे को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्यार मोहब्बत के लिए करते हैं। मम्मी आपको खाना देती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी की। आप अपने भाई से लड़ाई करते हो, या उसको पानी दे देते हो, खाना दे देते हो, कुछ भी जो मांगता है उसका काम कर देते हो, तो आप प्यार मोहब्बत के लिए करते हो, है ना? ये प्यार मोहब्बत से हमारी खुशियां बढ़ी रहती है। फैमिली मेंबर जो एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं, उससे हमारी खुशियां बढ़ी रहती हैं। तो खुशियां तो वेलफेयर होती हैं, लेकिन इन खुशियों की कोई पैसों में वैल्यू तोल नहीं सकता। तो जब पैसों में वैल्यू तोल नहीं सकते, तो जो जीडीपी के अंदर सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, फैसिलिटीज इंक्लूड होती हैं, उसके अंदर ये शामिल भी नहीं होती। अभी मेरी कहानी सुनते रहो, कहानी सुनते रहो, बस ऐसे ही। समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहानी बता रहा हूं। जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो वो क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है जी? और मैं बोलता हूं आपको, देखो दोस्त, एक देश में ज्यादा कार प्रोड्यूस हुई हैं, कार प्रोड्यूस होने से जीडीपी बढ़ेगा। खुदा ना खास्ता कार का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो गया तो कार को रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर करने में जो टूल्स लगे हैं या जो सर्विस लगी है मैकेनिक की, उसकी वैल्यू भी तो जीडीपी में शामिल होती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये ग्रोथ है? ये तो रिपेयरमेंट है। रिपेयरमेंट अलग होती है, ग्रोथ अलग होती है। कार लेना फैसिलिटी एंजॉय करना है, ये डैमेज हो गई, डैमेज कंट्रोल के लिए हम रिपेयर कराते हैं या इंश्योरेंस ले लेते हैं, समझे? तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूं? मैं आपको यह पढ़ाने वाला हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीडीपी को वेलफेयर का एडिक्वेट यानी 100% ट्रू इंडिकेटर नहीं बनाती। कुछ ऐसे आइटम्स पढ़ने हैं जो जीडीपी को हमारे वेलफेयर का सही इंडिकेटर नहीं बनाती। अब देखो, मैं बोलता हूं, एक चीज और आपको समझाता हूं। देखो जी, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। अब मान लो एक बंदा 10 घंटे नौकरी कर रहा है, ठीक है? तो ये उसका नौकरी का टाइम हो गया, इसको आप लेबर टाइम बोल सकते हो। और बचे कितने? 14 घंटे। अब 14 घंटे में वो कुछ भी करे, लेकिन इको में बोला जाता है जिसमें उसने नौकरी नहीं की, वो उसका लेजर टाइम है। लेजर का मतलब होता है आराम, यही है। मैं बोल रहा हूं, अगर सभी लोग 10 की जगह 20 घंटे काम करें, सभी लोग 10 की जगह 20 घंटे काम करें, तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप मुझे बताओ, 10 की जगह 20 घंटे काम करें तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस या नो लिखो। जीडीपी तो बढ़ेगा भाई, डबल काम करें, डबल टाइम तक काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट? नहीं लवन्या धागत वो नहीं आएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन जो उनका ये मजे का टाइम है, ये 14 से 4 घंटे हो जाएगा, क्योंकि 20 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे मजे। सोना कहां होगा इसमें? नींद, निन्नी भी कैसे आएगी? मेरे बाबू को निन्नी नहीं आएगी तो वो खुद परेशान रहेगा। तो यार, जब तुम एक्स्ट्रा वर्क करके अपना जो लेजर का टाइम की यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब इसका जो स्वाद है, उसका लॉस करोगे,
तो चाहे तुम्हारे देश का जीडीपी बढ़ रहा हो लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ रहा, ओवर टाइम करा के चाहे तुम पे पैसा ज्यादा आ रहा हो लेकिन वो खुशियां नहीं आ रही हैं जो तुम्हें सोने से मिलती है, मजे लेने से मिलती है, समझे? तो जो लॉस ऑफ लेजर टाइम हो रहा है, लेजर टाइम का लॉस नहीं होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझे मेरी बात को? ओके, अब एक टर्म पढ़ाता हूं आपको, अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, मैं टॉपिक ही बता देता हूं। आईसीआई के मॉड्यूल पे पेज नंबर 6.27 पे लिखा है, एक टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर का। यहां पर जीडीपी कुछ चीजों को एक्सक्लूड करता है, तो ये मैं जो करा रहा हूं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। जीडीपी कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, ये समझा रहा हूं आपको। लिमिटेशन नंबर 1 है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल, मान लो मैं बोल रहा हूं अमेरिका का जीडीपी $25 ट्रिलियन है, यह बहुत ज्यादा है। अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं, ठीक है, इसमें 34 करोड़ लोग ₹0 अर्न कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, असलियत में नहीं है, और 1 करोड़ लोग ये सारा पैसा कमाते हैं। तो अमेरिका का जीडीपी तो बहुत ज्यादा है, लोगों को लग रहा है यहां खुशियां ज्यादा होंगी, लेकिन दोस्त जो ये जीडीपी की वैल्यू है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है? 34 करोड़ तो कुछ नहीं कमा रहे, 1 करोड़ ही लोग कमा रहे हैं, ये बहुत अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल है। दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी जीडीपी के अंदर शामिल नहीं होती। समझे बात को? ठीक है, तो ऐसी इनइक्वालिटी, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि इंडिया में भी बोला ही जाता है कि इंडिया में 10% लोग ऐसे हैं जो इंडिया की 90% अर्निंग करते हैं और 90% लोगों को सिर्फ 10% मिलता है। समझे? तो ये जो इनइक्वालिटी वाला दुख है, मतलब जीडीपी होगा कितना भी ज्यादा, लेकिन जीडीपी यानी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोगों के बीच में किस तरीके से डिवाइडेड है, ये क्लियर पिक्चर जीडीपी शो नहीं करता। बस वो बोल देता है हाँ मैं ज्यादा हूं तो ये देश बढ़िया ही होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया का जीडीपी पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन किस पे कितना पैसा है वो तुम्हें पता है, ठीक है? तो यहां पर जीडीपी की पहली लिमिटेशन आती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिखा है जीडीपी पर कैपिटा इज कंप्लीटली इनएडिक्वेट मेजर ऑफ वेलफेयर। हां, इसने ये कह दिया, देखो क्या कहना चाहता है, कहता है मान लो एक देश की इनकम 100 करोड़ है, ठीक है, एक देश की इनकम 100 करोड़ है और यहां 100 लोग रहते हैं, तो हर एक बंदा कितना कमाता है? 1 करोड़। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है, कैपिटा का मतलब होता है पर्सन। एक देश का जीडीपी अगर 100 करोड़ रुपया है और उस देश की पॉपुलेशन 100 लोग हैं, तो इसका मतलब हर बंदे ने 1 करोड़ कमाया, हर बंदे ने 1 करोड़ कमाया, राइट? लेकिन हो सकता है इस देश में जो 100 करोड़ रुपया है वो एक ही बंदे ने कमाया हो, 99 बंदों ने 0 कमाया हो सकता है ना? तो ये जो जीडीपी पर कैपिटा है ये इनइक्वालिटी को शो नहीं करता, ठीक है, शो नहीं करता, ठीक है जी, ओके। आते हैं, कंट्रीज मे हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है अलग अलग देशों में अलग अलग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मान लो इसको पेज नंबर बताऊं संदीप और ध्रुवी को, ये रहा पेज नंबर, ठीक है। तो मान लो हर देश में 100 लोग हैं, तो हो सकता है हर देश में 50-50 लोग अर्न करते हो,
या 1% बंदा ही सारा अर्न करता हो या 5% बंदे ही सारा अर्न करते हो, सब देशों में अलग अलग है, राइट। ओके, कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट लेवल ऑफ ओवरऑल वेलबींग फॉर द सेम लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। कहता है हर देश में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हर देश का अलग अलग वेलफेयर का लेवल होता है। मान लो मैं यूं कहना चाहता हूं कि यहां पर 5 कंट्री हैं, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, कंट्री ई। हर देश के अंदर 100 लोग रहते हैं और हर देश का जीडीपी भी इक्वल है, 100 करोड़ है। ये लिखा है हर देश का जीडीपी, ये हर देश की पॉपुलेशन। तो हर देश में जीडीपी और पॉपुलेशन सेम होने के बाद भी खुशियां सेम नहीं होगी। हो सकता है इस वाले देश में जो ये जीडीपी है ये एक ही बंदे ने अर्न किया हो, 99 की इनकम 0 हो सकता है इस देश में जो ये जीडीपी है ये 50 बंदों ने अर्न किया हो, 50 की इनकम 0 हो सकता है इस देश में जो पैसा है सबने इक्वल अर्न किया है, सबने एक एक रुपया ही अर्न किया है। अलग अलग देश में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो सेम जीडीपी होने के बाद भी खुशियां डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये पहली लिमिटेशन है। दूसरे पे आ जाते हैं, जैसे एक देश के अंदर कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है, तो इस चीज को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। मान लो हम इंडिया में 2G से 3G पर आए, 3G से 4G पर आए, 4G से 5G पर आए, अब 6G पे भी जाएंगे, लेकिन जो ये क्वालिटी इंप्रूव हुई है इंटरनेट कनेक्शन की, इससे हमारी खुशियां तो बढ़ी हैं। पहले इंटरनेट चलाने में बहुत दिक्कत आती थी, अब दिक्कत नहीं आती, बहुत कम दिक्कत आती होगी। बहुत जल्दी लवेश, बहुत जल्दी गूगल पर बहुत कुछ सर्च हो जाता है ना। पहले के टाइम पर ऐसे लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब घर बैठे बैठे क्लास ले लेते हो, तो बहुत चीजें आसान हो गई हैं। लेकिन इसकी वैल्यू कौन निकालेगा भाई? जो लंबा लंबा प्रोसेस है वो प्रोसेस छोटा हो जाए, जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो इजी हो जाए। तो जो काम इजी हुआ है, जो प्रोसेस इजी हुआ है, जो कॉम्प्लिकेशंस हटाई गई हैं, या कोई देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है, इस चीज को कैलकुलेट नहीं करते, तो इसको जीडीपी में शामिल नहीं करते। तो बोलता है कोई क्वालिटी इंप्रूव हुई है सिस्टम के अंदर, या कोई प्रोसेस अच्छा हुआ है, किस वजह से? या तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से, या मैनेजरियल इनोवेशन की वजह से, या तो मैनेजमेंट में कोई नया स्टाइल आ गया। इन्वेंशन नहीं लिखा, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार होता है, इनोवेशन का मतलब होता है किसी चीज को अलग स्टाइल से करना। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट ट्रू ग्रोथ इन आउटपुट फ्रॉम ईयर टू ईयर। भाई साहब, इस टेक्नोलॉजी की वजह से या इस मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट की वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल और मैनेजमेंट की इंप्रूवमेंट को कहां इंक्लूड करते हैं हम? अब मान लो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, जल्दी जल्दी काम होगा, प्रोग्रेस हो जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन एआई का कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये कैलकुलेट नहीं करते हम, समझे? तो ये भी कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं किया। कहता है कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं जो सरकार से छिपाई जाती हैं, प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जैसे कि लोग ड्रग्स, चरस, गांजे का धंधा करते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इन चीजों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। तो भाई साहब मान लो मैं बात कर रहा हूं, किसी बंदे ने गैम्बलिंग करके, जुआ खेलकर 100 करोड़ रुपया कमा लिया, तो सरकार बोल सकती है तूने 100 करोड़ रुपया जुए से कमाया है, 30 करोड़ का टैक्स दे दे। तो 30 करोड़ रुपया सरकार को भी मिल गया, टैक्स मिल गया, इससे देश का वेलफेयर होगा, रोड बनेगी, सड़क बनेगी, हॉस्पिटल में खर्च होगा, नेता की जेब में जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, होगा नहीं होगा, लेकिन इस बंदे ने बताया ही नहीं सरकार को, तो देश के वेलफेयर का नुकसान हो गया, राइट। तो यहां पर यह बोलना चाहता है प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज ईदर बिकॉज दोज इंगेज इन इट आर इवेडिंग टैक्स। इवेडिंग टैक्स मतलब टैक्स की चोरी, या तो इधर मतलब या तो वो एक्टिविटीज ऐसी थी जिससे टैक्स की चोरी हो जाए। टैक्स की चोरी कौन करते हैं? मैंने कुछ बताता हूं, जैसे कोई रेडी पटरी वाले लोग होते हैं, टैक्स नहीं भरते, तो टैक्स की चोरी हो गई। या फिर बिकॉज इट इज इलीगल, या ये काम ही इलीगल है, जुआ सट्टा वगैरह जो भी है, समझे? तो बस ठीक है, इन चीजों को शामिल ही नहीं कर पाते।
तो देखो, मैं यूं बोलता हूं, जीडीपी एक देश के वेलफेयर का अच्छा इंडिकेटर तब होता जब वो हर चीज को इंक्लूड कर लेता। हर चीज को जो भी बनाई जाती है, बस उसको इंक्लूड नहीं करता, जिससे वेलफेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मस्त होता। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, बॉम्ब, गन, शराब, सिगरेट, इससे हमारा वेलफेयर नहीं बढ़ता, राइट? इसको जीडीपी इंक्लूड कर लेता है यार, इसको नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी चीजें हैं, मान लो किसी ने रेडी पटरी लगा रखी है, बाजार लगा रखा है, ये सरकार को बताते नहीं इनकी इनकम कितनी है, तो इनकी इनकम भी देश के जीडीपी में काउंट नहीं हो पाती, इनकी सर्विस भी खराब हो जाती है, समझे? तो इसकी वैल्यू का भी नहीं पता लगता, तो ये तो इंक्लूड होना चाहिए था, ये पता ही नहीं लगा तो इंक्लूड नहीं हुआ। तो यार ये अच्छी बात नहीं है। और ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका पता था तो ये इंक्लूड हो गया, ये भी अच्छी बात नहीं है, समझे? ओके, और पॉइंट्स कराता हूं दोस्त। देखो, कहता है कुछ चीजें नॉन मार्केट प्रोडक्शन होती है, ठीक है? नॉन मार्केट प्रोडक्शन मतलब ऐसी चीजें जिनकी मार्केट में खरीद फरोख्त नहीं होती, जिसको मार्केट में खरीदा और बेचा नहीं जाता। अब मान लो आपकी हेल्थ बहुत ओके रिपोर्ट है, हेल्थ आपकी अच्छी है, एक देश में लोगों की हेल्थ अच्छी है तो वो लोग खुश हैं। खुशी मतलब वेलफेयर। ये हेल्थ अच्छी है, बुरी है, जीडीपी कहां इसको काउंट करता है? तो लोगों की हेल्थ हो गई, या एजुकेशन की क्वालिटी हो गई, या लोगों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो गया, नेतागिरी के अंदर, जिसको हम अवॉइड करते हैं। यूथ को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना? तो ये चीजें होती हैं जो एक देश को अच्छा बनाती है, लोगों में खुशियां आती हैं, लेकिन ये इसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, तो जीडीपी में कहां से आएगा, राइट? इंटेंजिबल चीजें हैं बेसिकली, सही बोल रहे हो, दिखाई भी नहीं देती। तो कुछ नॉन मार्केट चीजें जो इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू ही नहीं पता लग रही, तो कॉन्ट्रीब्यूटर कैसे है, ठीक है? टू वेलबींग, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ लोगों की कैसी है, एजुकेशन का लेवल कैसा है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कैसा है, या दूसरे सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे वेलबींग लेवल को अफेक्ट करते हैं। अब मान लो एक बंदा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है और पूरे इलाके में हवाबाजी करता है, भाई मैं इस पार्टी का बंदा हूं, ये झंडे झंडे फहरा रहा है, पूरी रैलियों में जा रहा है, वो खुश तो हो रहा है, खुश हो रहा है। इस खुशी को किसने इंक्लूड किया? नहीं किया, ठीक है? अदिति, जीडीपी का मतलब देश में टोटल जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू, है ना? हैप्पीनेस का मतलब होता है वेलफेयर, नहीं करता। फिर बोलता है द डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। जो आपका, मैं बोलता हूं, जितने टाइम आप वर्क करते हो, अगर टोटल आवर्स आपके राइज कर दे तो जीडीपी भी राइज कर देगा। अगर वर्क के आर इंक्रीज कर दे, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल यहां दे रहा था, आपको अगर ध्यान हो तो, एक बंदा अगर 10 घंटे से ज्यादा 20 घंटे काम करने लग जाए तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन जो उसका लेजर टाइम का लॉस हुआ है, उसकी जो डिसयूटिलिटी हुई है, इसका भुगतान कहां से आएगा, है ना? जीडीपी बढ़ सकता है, खुशियां नहीं बढ़ेंगी। अगला, जो चीजें इकोनॉमिकली बैड होती हैं, इकोनॉमिकली बैड मतलब देश के लिए खराब, जैसे कि क्राइम, फिरौती हो जाती है, मर्डर, किडनैपिंग, ठीक है? पोल्यूशन भी खराब है, ट्रैफिक में कंजेशन हो जाती है, ये चीजें हमें वर्स ऑफ बनाती हैं, वर्स ऑफ बनाती हैं। मान लो एक देश का जीडीपी 100 रुपया कैलकुलेट किया गया, ठीक है? इकोनॉमिक बैड चीजों से, जैसे कि क्राइम हो गया, इसकी वजह से लोगों को 10 रुपए का नुकसान हुआ, तो जीडीपी को कितना हो जाना चाहिए? 100 में से 10 माइनस करो तो 90 हो जाना चाहिए। तो यार इकोनॉमिक बैड से जीडीपी को कम हो जाना चाहिए, लेकिन इसको इंक्लूड ही नहीं करते, तो ये कम होता ही नहीं है। कम होता ही नहीं है तो फिर सही पिक्चर कहां से समझाएगा? कहां से समझाएगा? ठीक है, आगे आ जाओ। कहता है कुछ लोगों का वॉलंटियर वर्क होता है। वॉलंटियर वर्क मतलब अपने मन से फ्री में समाज सेवा करना। जब तुम समाज सेवा करते हो तो किसी को तो खुश करते हो, चल आ मैं तुझे सड़क पार करा दूं, जिसको सड़क पार कराई है वो खुश हो जाएगी, है ना? शायद तुम्हें उसको छूने से खुशी मिल जाए।
ऐसी खुशियां कहां जीडीपी में इंक्लूड करी जाती है, क्योंकि इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता। तो द वॉलंटियर वर्क एंड सर्विस रेंडर्ड का मतलब होता है गिव, विदाउट रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, मान लो यहां पर सैलरी, जो बिना पैसा लिए तुमने सड़क पार करा दिया किसी को, तो इससे जो तुम्हारे अंदर खुशी आई है, तो ऐसे वर्क को तुम कहां खुशी मानते हो? तो क्योंकि ये पेड वर्क नहीं है तो इसकी वैल्यू काउंट नहीं हुई है, समझे? और बातें मैं आपको बताऊं तो आप देख पाओगे। कहते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी खुशियों को बढ़ावा देती है, हमारी खुशियों को बढ़ावा देती है, तो उसकी वजह से जीडीपी बढ़ जाना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं जेंडर की इक्वालिटी हो देश में, मेल फीमेल में फर्क ना हो। जेंडर इक्वालिटी से एक बात तुम्हें सबक देना चाहूंगा दोस्त, ये देखो, इन लोगों से बच के रहना, बस एक बात बता रहा हूं। देखो भैया, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहा हूं, मान लो कि ये एक देश है, इस देश में बहुत सारे धर्म होंगे, इस देश को दो धर्मों में डिवाइड कर दो, एक धर्म ये रहा, एक धर्म ये रहा, मान गए? अब इस वाले धर्म में मेल फीमेल में डिवाइड कर दो, मेल ये रहे, फीमेल ये रही, ठीक है? अब इस मेल फीमेल के जो पार्ट बचा है, इसको गोरे और काले में डिवाइड कर दो, गोरे काले। अब जो ये एक रंग है, इसमें छोटे और बड़े में, छोटी हाइट वाले, बड़ी हाइट वाले डिवाइड कर दो। अब बड़ी हाइट वाले में भी डिवाइड कर दो, जो पैसा कमाते हैं और जो नहीं कमाते, जो नहीं कमाते या जो कमाते हैं उसमें डिवाइड कर दो। फिर इसमें भी डिवाइड कर दो, जो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, ठीक है? फिर इसमें भी डिवाइड कर दो, जो वैल्यूएबल है और जो नहीं वैल्यूएबल है। देख रहे हो, इतने से जब हम चीजों को डिवाइड करते हुए चलते हैं ना, तो लास्ट में अकेले होते हैं। अगर ये गोरा काला, छोटा बड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब भूल जाएंगे ना, तो हम इतने बड़े होंगे। नहीं तो अगर धर्म को बांटा है ना, तो ये तो धर्म को बांट दिया, उसके हिसाब से अपनों में ही देख लो कितने डिवाइड है, समझे? इनइक्वालिटी कर करके, मतलब डिवाइड कर करके हम थोड़े से हो जाएंगे। अगर हम ये बकलोलियां ना करें, हम इतनी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, तो हम इतने बड़े हैं। तो यूं कहना चाहता हूं, संकेत रिपीट क्या, ये तो कुछ ऐसे ही समझा दिया मैंने, तो काम की चीज नहीं है कोर्स के हिसाब से, सच में तो काम की चीज है। जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल फीमेल की इक्वालिटी रखो, ईमानदारी, फेयरनेस का मतलब ईमानदारी रखो, ठीक है? लोगों को आराम का समय दो, ठीक है? सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी फीलिंग दो। कम्युनिटी फीलिंग मतलब जो तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हारा ग्रुप है, वो सिक्योर रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं एक जगह पर, साउथ होल है मान लो, तो वहां सिक्योरिटी दो कि हाँ भाई वहां पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ करो, ठीक है? तो इससे भी एक चीजें हमारे वेलफेयर को बढ़ाती है। हाँ भाई, विदेशों के जैसे कनाडा के अंदर बहुत सारे हमारे पाजी रहते हैं, सरदार जी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो ऐसे जब रहेंगे तो खुशियां मिलेंगी। जैसे कोई फॉरेनर आता है इंडिया में, तो उसको काटो मत, उल्लू मत बनाओ उसको, तो उसको भी खुशी होगी। ऐसी खुशियां जीडीपी में शामिल नहीं होती, लेकिन ये हमारे वेलफेयर में तो कंट्रीब्यूट करती है। तो कहता है मैनी थिंग्स है जो हमारे वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये जीडीपी में काउंट होती च नहीं है, होती च नहीं है। दोस्त, आपको एक वर्ड सिखाना चाहता हूं, इस वर्ड का नाम है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्टिविटीज। एक्सटर्नल एक्टिविटीज, ये तुमने नहीं किया, ये हमने नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से हमारे ऊपर कुछ हो गया। मतलब एक्सटर्नैलिटीज वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है जिसका हमारे ऊपर अच्छा और बुरा दोनों तरीके का प्रभाव पड़ सकता है। तुम सीए बनोगे, सीए तुम किस लिए बन रहे हो? अपना सपना, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, रेपुटेशन, मनी, पावर ये अर्न करने के लिए सीए बन रहे हो। सच्ची बात यह है, सीए बनने के बाद तुम्हारी शादी बहुत अच्छी लड़की से हो जाए या लड़की की शादी बहुत अच्छे लड़के से हो जाए,
तो ये एक एक्सटर्नैलिटी है। तुमने किया, पर्पस तुम्हारा कुछ और था, लेकिन तुम्हें एक और बेनिफिट हो गया। मानते हो? ये एक्सटर्नैलिटी है। ओके, तो यार तुमने घर खरीदा, घर खरीदने के पैसे दे दिए, लेकिन तुम्हारे घर के बाहर एक गार्डन भी है। उस गार्डन की वजह से तुम्हारे घर में फ्रेश एयर आती है, पोल्यूशन का लेवल कम है, तुम्हें वॉक करने को मिल जाता है। तो ये एक फालतू का फायदा है। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को बोलते हैं, ये हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। पॉजिटिव मतलब ये हमें बेनिफिट दे रही है। लेकिन दोस्त, कभी कभी फालतू के एक्स्ट्रा नुकसान भी हो जाते हैं। नुकसान जैसे कि सड़क पे जा रहा था, किसी ने केले का छिलका फेंका हुआ था, पैर रखा, फिसल गया, बंदा फिसल गया नहीं फिसल गया? अब फिसल गया तो उसका नुकसान हो गया यार, उसका नुकसान हो गया, गिर गया। वो बेचारा किसको ब्लेम करे? कोई बंदा पब्लिक प्लेस में सुट्टा मार रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है भाई, तू कर रहा है, लेकिन जो ये धुआं छोड़ रहा है, इससे दूसरे लोगों के सांस के अंदर धुआं जा रहा है। इसे बोलते हैं पैसिव या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग। ये आगे आएगा, 7th चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एक्सटर्नैलिटीज का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हल्के में थोड़े से मैं छोड़ रहा हूं। सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है? जब दूसरों का धुआं हमारे अंदर चला जाए तो नुकसान देगा। तो यार तो दुख है, ये दुख काहे कम नहीं होता भाई? तो जब जब ये दुख आए, फालतू का दुख आए, यानी वो कहते हैं ना, मम्मी मैंने नहीं किया, मम्मी फिर भी मारती है, तूने नहीं किया, मतलब किसी और ने कुछ कर दिया, उसका इल्जाम तुझ पे लग गया, किसी और की एक्टिविटी का नुकसान हो गया ना। ऐसी एक्टिविटी से हमें नुकसान होते हैं। तो इसकी वजह से जीडीपी को कम हो जाना चाहिए। अगर जीडीपी सच में हमारे वेलफेयर को इंडिकेट करता है, तो हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो वेलफेयर कम हुआ है हमारा, तो इससे जीडीपी को भी कम हो जाना चाहिए। लेकिन जीडीपी का उससे कोई लेना देना नहीं है, जीडीपी इसको देखता भी नहीं है भाई। सीधी बात है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थर्मामीटर लगाता है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ता है तो बोलते हैं फीवर बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो जाता है तो बोलते हैं फीवर कम हो गया, होता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से फीवर ज्यादा, टेम्परेचर कम होने से फीवर कम। तो थर्मामीटर को बोल सकता हूं फीवर का इंडिकेटर। थर्मामीटर फीवर का प्रॉपर इंडिकेटर है ना। टेम्परेचर बताता है ना, वो थर्मोमीटर जो है वो बताता है फीवर कितना है कितना नहीं है, ये प्रॉपर है। लेकिन मैं बोलूं जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर है, तो ये बात थोड़ी सही नहीं लगती। जीडीपी बढ़ने से हमेशा वेलफेयर नहीं बढ़ता। क्या पता जीडीपी दारू सिगरेट की वजह से बढ़ा हो, क्या पता लोगों से 20-20 घंटे काम करवाने की वजह से जीडीपी बढ़ा हो। तो वेलफेयर जरूरी नहीं है यहां पर, राइट। तो मैं यूं कहना चाहता हूं, ये वाला पॉइंट कहता है बोथ, चाहे वो पॉजिटिव एक्शनैलिटी हो चाहे वो नेगेटिव एक्शनैलिटी हो, यानी किसी दूसरे बंदे की एक्टिविटी से चाहे तुम्हें फायदा हो चाहे तुम्हें नुकसान हुआ हो, ठीक है, इन दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं, मतलब फायदे नुकसान होते हैं। लेकिन दोस्त ये मार्केट में किसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होते, दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। ये जो केले के छिलके पे फिसलना होता है या घर के बाहर गार्डन से फ्रेश एयर होती है, ये मार्केट के कोई ट्रांजैक्शन में नहीं आते। मार्केट के ट्रांजैक्शन में आएंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी, वैल्यू बनेगी तो जीडीपी में काउंट होंगे, होते ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, इसके बाद एमसीक्यूज कराऊंगा। पॉइंट लिखा है द डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन दैट मेक्स अस बेटर ऑफ। बेटर ऑफ का मतलब होता है बढ़िया, वर्स ऑफ का मतलब होता है घटिया। जिस चीज का प्रोडक्शन हमें बढ़िया बनाता है इस बात में, और प्रोडक्शन दैट ओनली प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ, इस बात में डिफरेंस है। दोनों बातें दोबारा रिपीट करता हूं, कहता हूं कि किसी चीज का प्रोडक्शन हमें बढ़िया बनाता है, यह बात, और किसी चीज का प्रोडक्शन हमें घटिया बनने से बचाता है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि कार का प्रोडक्शन होगा, हमें फैसिलिटी मिलेगी, हमारा वेलफेयर बढ़ेगा, लेकिन अगर हम इंश्योरेंस करा लेंगे तो वो हमारे लॉस से हमें बचाएगा। तो इंश्योरेंस कराना हमें लॉस से बचाता है। आर्मी पुलिस ये हमें लॉस से बचाती हैं, है ना, लेकिन ये ग्रोथ नहीं है, समझे, इसका डिफरेंस बता रहा है। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है, कहता है डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो आर्मी पुलिस पे खर्चा होता है, पुलिस प्रोडक्शन पे खर्चा होता है, ये अगर मैं बोलूं कि इंक्रीज कर दे, इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस, तो ये इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि क्राइम हो गए हैं, क्राइम ज्यादा हो गए हैं तो पुलिस पे खर्चा बढ़ा दिया। पुलिस भी एक सर्विस है, इस सर्विस की वैल्यू बढ़ गई तो जीडीपी बढ़ जाएगा ना,
ठीक है, बट दीज एक्सपेंसेस ओनली प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ। कहता है ऐसे खर्चे हमें बर्बाद होने से बचाते हैं, ऐसे खर्चे हमें बर्बाद होने से बचाते हैं, बस हमें आगे नहीं बढ़ाते, हमें बर्बाद होने से बचाते हैं, समझे? ठीक है, हाउ एवर नो रिफ्लेक्शन इज मेड इन नेशनल इनकम। इन खर्चों का नेशनल इनकम में कोई अच्छा कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, however no reflection is made in national income of the negative impact of higher crime rate। हाँ सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। कहता है जो हाई क्राइम रेट हुआ है, क्राइम रेट ज्यादा होने का नेशनल इनकम में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, ज्यादा चोरियां हो रही हैं, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। मयंक अभी होगा, ये अभी अच्छा हो जाएगा, अरमान टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल यहां पर है, अनदर एग्जांपल कहता है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ रिपेयर शॉप्स। ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, इससे रिपेयर शॉप खुल जाती हैं, खुल जाती हैं। ठीक है, लोग बीमार होते हैं तो क्लिनिक खुल जाती है, मेडिकल सर्विसेज खुल जाती हैं। लेकिन एक बात बताओ, मेडिकल सर्विसेज से हम ठीक होते हैं, इंप्रूव नहीं होते। ठीक है, तो इंश्योरेंस हो गया, लीगल सर्विस, केस हो गए, वकील को हायर कर लिया, तो ये सब जीडीपी में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि कोई दूसरी चीज का प्रोडक्शन जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन हमारे वेलफेयर को नहीं बढ़ाते। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, जे वाला पॉइंट जो लास्ट वाला है। देखो जी, मैं कहता हूं डॉक्टर हमारी बीमारी को ठीक करता है, लॉयर केस लड़के हमें फ्रॉड से बचाता है, इंश्योरेंस करा लो तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। दोस्त, ये सब ग्रोथ की निशानी नहीं है, लेकिन इन सब की जो भी वैल्यू होती है वो जीडीपी में शामिल होती है, तो इसलिए जीडीपी अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो कोई बोले कि जीडीपी एक देश के वेलफेयर का अच्छा इंडिकेटर है, आप मना कर देना, कहना जीडीपी एक देश का अच्छा इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इसकी 10 लिमिटेशन है। कितनी लिमिटेशन है? 10 लिमिटेशन है। पहली, जीडीपी किसी भी देश की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करता है, कितने अमीर कितने गरीब अवॉइड करता है। एक देश में कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है तो इस 4G 5G पे जाने का बेनिफिट जीडीपी शो नहीं कर पाता। जो चीजें इलीगल है जीडीपी इसको भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, जो चीजें मार्केट में नहीं दिखाई देती, जैसे कि हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन का लेवल, खुशियां आती हैं हमें इससे, लेकिन जीडीपी इसको इंक्लूड नहीं करता क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है। हमारा आराम का टाइम डिसयूटिलिटी हो जाती है कई बार, ज्यादा वर्क करने से। 10 घंटे की जगह तुम 20 घंटे काम कर रहे हो, तो दिन में तो 24 ही घंटे हैं, आराम कम कर रहे हो, तुम ज्यादा काम कर रहे हो, इससे जीडीपी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, लेकिन आराम नहीं मिलेगा। जो इकोनॉमिकली बैड चीजें होती हैं, क्राइम हो गया, पोल्यूशन हो गया, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, इससे हमारा नुकसान होता है, लेकिन इसकी वजह से जीडीपी कम नहीं होता। जैसे थर्मोमीटर में टेम्परेचर कम हो गया तो हमारा बुखार कम हो जाता है ना, ऐसे ये नहीं दिखाता। कहता है जो लोगों ने समाज सेवा करी है, तुमने किसी का हाथ पकड़ के सड़क पार कराई है, ये खुशियां दे रहा है उसको, लेकिन जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, कुछ चीजें जो हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं, फेयरनेस हो गया, और बेसिकली जेंडर इक्वालिटी हो गई, हमारी कम्युनिटी की फीलिंग हो गई कि हम बचे हुए हैं, हमें कोई डरा धमका नहीं सकता, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, ये सब चीजें जीडीपी इंक्लूड नहीं करता। जीडीपी इंक्लूड नहीं, मैं यहां पर दो डिफरेंस समझाना चाह रहा था। कुछ चीजों का प्रोडक्शन हमें बेटर ऑफ बनाता है, वो चीजें जीडीपी में इंक्लूड होती है, लेकिन कुछ चीजें हमें वर्स ऑफ होने से बचाती है, घटिया होने से बचाती है, उन चीजों को भी जीडीपी में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कराऊंगा गुरविंदर, बस इतना हो गया, दैट्स इट। ठीक है जी, तो कुल मिला के क्वेश्चन ये बनता है कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, मेन चीज यही है भाई। अब क्लास स्टार्ट होती है तुम्हारी मेन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करा दूं। ये लो जी, आपसे पूछा है ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल इन चारों में से कौन सा है। टाइम भी देता हूं तुम्हें थोड़ा अच्छा सा, ताकि तुम्हें थोड़ा सा मुन्ना मुन्नी ब्रेक टाइम मिल जाए। 90 सेकंड दिए हैं, 90 सेकंड्स में दोस्त तुम्हें आंसर देना है। दो जरा आंसर।
ट्रांसफर इनकम मतलब फ्री की इनकम। ओल्ड एज पेंशन सीनियर सिटीजन को मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, यह भी फ्री की इनकम है। कोई बंदा बोलेगा सर स्कॉलरशिप फ्री की इनकम कैसे? भाई सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी स्कॉलरशिप दे रही है किसी को, तो वो टारगेटेड लोगों को देती है। कहते हैं जिसके 90% ज्यादा नंबर आएंगे उसको स्कॉलरशिप दे देंगे। वो ये नहीं कहते कि तुम मेहनत करो। उन्होंने तो चूज कर रखा है, भाई मेरे पास 10 लाख रुपए है, 90% से ज्यादा वाले बच्चों को बांट देंगे। अब तुम मेहनत करते हो वो बात दूसरी है, ठीक है। कॉम्पनसेशन गिवन टू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड। फ्लड आ गई कहीं पे, अर्थक्वेक आ गया, सरकार ने उनको पैसा दे दिया फ्री में, तो सबके सब ट्रांसफर इनकम है। ऑल ऑफ द अबव, ये वाला राइट आंसर होगा, डी के साथ जाएंगे। सबसे जल्दी आंसर दिया करण, रुशिल, मानसी, प्रिंस, मयंक, आलोक, रूपल, प्रीत, तन्मय, ऋषभ। पृथ्वी भाई कहां गया? ढूंढ रहा हूं मैं। ओके चलो जी। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि एक देश के अंदर, मान लो एक देश के अंदर सिर्फ आलू बनाया जाता है, एक ही आइटम है, वन आइटम ओनली। आलू मतलब पोटैटो, सिर्फ आलू बनाया जाता है, और इस देश में 5 किलो आलू बनाए गए हैं। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई है? 5 किलो की क्वांटिटी। और आलू का प्राइस है 10 रुपए किलो, 10 रुपए का 1 किलो। तो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में बताओ इस देश में कितने रुपए का सामान बनाया गया है? बताओ जरा, इस देश में कितने रुपए का सामान बनाया गया है? तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूं कि सिर्फ आलू बनाया गया है किसी देश में। 5 किलो आलू है, 1 किलो आलू 10 रुपए का है, तो मैं इसके प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। प्राइस कितना है? 10 रुपए, क्वांटिटी कितनी है? 5 रुपए, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 हो गया, राइट। जितने रुपए का सामान एक देश में बनाया गया है इसको ही बोलते हैं जीडीपी। तो मेरे दोस्त जीडीपी का फॉर्मूला यहां से बन जाता है। आप लिखोगे जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, तो एक देश में तो बहुत सारा सामान बनाया जाता है, तो उस बहुत सारे सामान का एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है। उस प्राइस को बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, या सिर्फ प्राइस लेवल बोल दो आप। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देश के अंदर प्रोड्यूस की गई है। यह फॉर्मूला है जीडीपी का। जिसको समझ आ गया वो लाइव चैट में लिख दो भैया, सर आ गया समझ, SAS, सर आ गया समझ। आ गया तो आगे बढ़ते हैं। जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, जीडीपी कैलकुलेट हो गया। इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी मेरे दोस्त। ठीक है जी। अब देखेंगे आप, मान लो मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, आपको टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सही चीज, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। यहां से मैं इधर लिखता हूं ईयर, मैं बात कर रहा हूं 2009-2010 की। इन दोनों ईयर के अंदर एक देश का प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल है ये, उसकी बात कर रहा हूं दोनों देशों में मान लो, और दोनों देशों में यहां पर आउटपुट की बात कर रहा हूं। मान लो इन दोनों कंट्रीज के अंदर, दो देश नहीं है भाई, एक ही देश है, एक ही देश है। 2009 और 2010 ऐसे ही कोई भी ईयर पकड़ लिया, ठीक है। देखो जी, वो बंदा बोल रहा है टीआर का भी यही फॉर्मूला है। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही होता है, वो ये पूरी कंट्री के लेवल पे फॉर्मूला है। आउटपुट देखो जी, आउटपुट मान लो 2009 में 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया गया, 2010 में भी 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया गया, लेकिन 2009 में प्राइस था 2 रुपया, 2010 में प्राइस हो गया 3 रुपया। तो जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा। जीडीपी कैसे आएगा? प्राइस लेवल और क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 100 200, 3 इंटू 100 300। भाई साहब आपको दिख रहा है कि जीडीपी 200 से 300 हो गया, जीडीपी बढ़ चुका है। लेकिन मजे वाली बात है यहां पर, सच्चाई तो तुम देखोगे कि आउटपुट तो पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, तो ये जीडीपी बढ़ गया तो कुछ समझ नहीं आया।
ये जीडीपी क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है जीडीपी? पता है क्यों बढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल की वजह से। प्राइस बढ़ गया था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन दोस्त इससे बढ़िया है कि हम जीडीपी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करें। कौन से तरीके से? ये वाला जो सिखा रहा हूं यहां पर, जो तरीका सिखा रहा हूं इसे बोलते हैं रियल जीडीपी। जो तुमने सीखा था इसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो रियल जीडीपी को कैसे करते हैं। रियल जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जिस ईयर की क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई करो प्राइस से, 100 और 2 को मल्टीप्लाई करो 200 आएगा। इस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो फिर से उसी प्राइस से, पिछले वाले प्राइस से, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर से 200 ही आएगा। ये जीडीपी सही है, ये जीडीपी कांस्टेंट है, पर आपको दिख रहा है आउटपुट भी कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने न्यू ईयर का प्राइस लिया ही नहीं, जो ओल्ड ईयर था उसका ही प्राइस लिया है, इसी वजह से आया है। तो ये वाला जीडीपी हम ज्यादा सही मानते हैं। जो तुम्हें दिखता है ना इंडिया का जीडीपी 7% से ग्रो कर गया, वो रियल जीडीपी होता है असलियत में। हम रियल जीडीपी को ध्यान रखते हैं। रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करता है, मतलब जो प्राइस एक बार चेक कर लिया उससे ही बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ऐसा क्यों? दोस्तों रियल जीडीपी एक ऐसा जीडीपी होता है जिसमें हम जो पिछला ईयर होता है ना, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, भाई साहब 2010 को कंपेयर कर रहे हैं 2009 से, तो जिस ईयर से कंपेयर करते हैं उसे बोलते हैं हम रेफरेंस ईयर, रेफरेंस ईयर या फिर बेस ईयर। ये बेसिकली पुराना ही ईयर होता है एक, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। 2010 कंपेयर कर रहा है 2009 से कि जीडीपी इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, तो भाई नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्राइस की वजह से हुआ है, यहां अलग अलग प्राइस थे। रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि यहां पर प्राइस का कोई वास्ता ही नहीं है, आउटपुट से लेन देन है। समझे? इसको मैं और अच्छे से आपको क्लियर करता हूं। देखो इधर देख लो, मान लो 2011 एक ईयर है, यहां पर प्राइस 4 हो जाता है, आउटपुट अभी भी 100 है, तो यार जीडीपी तो चेंज ही नहीं हुआ, मतलब आउटपुट तो चेंज ही नहीं हुआ। तो रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आउटपुट ये ले लो, प्राइस लेवल पुराने वाले ही लेंगे, 100 इंटू 2, 200 ही आएगा। लेकिन नॉमिनल जीडीपी जो प्राइस जो आउटपुट चल रहा है वो और जो प्राइस चल रहा है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को 100 से कर दो 400 आ जाएगा। तो सेम ईयर का प्राइस और सेम ईयर का आउटपुट मल्टीप्लाई कर दो तो नॉमिनल जीडीपी आता है। सेम ईयर का प्राइस यानी करंट ईयर का प्राइस मान लो, जो भी कैलकुलेट कर रहे हो वही करंट ईयर है। करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का आउटपुट मल्टीप्लाई करोगे नॉमिनल जीडीपी आएगा। लेकिन मेरे दोस्त आप रेफरेंस ईयर यानी बेस ईयर का प्राइस लोगे और आउटपुट करंट वाले लेते रहोगे तो जो वैल्यूज आएंगी ये रियल जीडीपी की आएंगी। तो आप ये बोल सकते हो रियल जीडीपी जो है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्राइस लेवल, बाय चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। अब देखो ना, प्राइस लेवल 2 से 3 से 4 बढ़ता आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं हुई। क्यों अफेक्ट नहीं हुई? क्योंकि ये तो एक ही पुराने ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, ओके। तो इट इज ओनली अफेक्टेड बाय आउटपुट। सिर्फ ये आउटपुट की वजह से अफेक्ट होता है, इसलिए इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। मतलब कांस्टेंट प्राइसेस या फिर बेस ईयर प्राइसेस, एक ही प्राइस रहता है उस पर ही कैलकुलेट करते चले जाते हैं। क्वांटिटी लेटेस्ट देख लो। और ये वाला जो जीडीपी होता है इसको हम जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस बोल लो या बोल लो करंट प्राइसेस। जो प्राइस करंट ईयर में चल रहा होगा उसको लेते हुए चलेंगे, वो होता है। और ये आउटपुट और प्राइस दोनों की वजह से अफेक्ट होता है। इट इज अफेक्टेड बाय बोथ आउटपुट एंड प्राइस। आउटपुट चेंज होगा तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे,
लेट मी एक्सप्लेन इट्स वंस अगेन। मान लो यहां पर मैंने ईयर लिया 2019, 2020, 2021। इधर मैंने लिखा प्राइस लेवल पीएल लिख दिया इसको, इधर मैंने लिखा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। प्राइस मान लो 10, 15, 20 हुआ है, आउटपुट मान लो 100, 200 और 100 हो गया वापस। तो मैं अगर यहां पर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? देखो, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, 10 को 100 से करेंगे 1000, 15 को 200 से करेंगे 3000, 20 को 100 से करेंगे 2000। देखो जी, यहां क्वांटिटी बढ़ी है, जीडीपी बढ़ गया, यहां क्वांटिटी कम हुई है, जीडीपी कम हो गया। ये नॉमिनल जीडीपी है। रियल जीडीपी देखो जी, प्राइस कोई भी एक पकड़ना पड़ेगा जिससे हम कंपेयर करेंगे। हम मान लो कंपेयर कर रहे हैं इस वाले 2019 के ईयर से, तो क्वांटिटी 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1000, 200 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेगा 2000। तो अब प्रोपोर्शन का पता लग गया, आउटपुट भी डबल हुआ था, ये भी डबल हो गया। यहां तो बहुत ज्यादा ही हो गया था क्योंकि प्राइस भी इंक्रीज हुआ था ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी यहां पर। ठीक है, अब मान लो ये कम हुआ है, क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन प्राइस तो वही रहेगा, 100 को 10 से करो वापस 1000। तो बिल्कुल क्वांटिटी के साथ साथ चल रहा है रियल जीडीपी, इसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी दोस्त, अब यहां पर आपको एक नई चीज सिखाऊंगा विद फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। आपसे क्विज पूछा जाएगा, बोलते हैं द आउटपुट एट करंट ईयर प्राइसेस इज कॉल्ड, आउटपुट का मतलब जीडीपी। करंट ईयर प्राइस पर जो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मात्र 45 सेकंड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप जवाब दो। चलो जी दोस्त, करंट ईयर प्राइस पर जो जीडीपी कैलकुलेट होता है वो नॉमिनल जीडीपी होता है। जो बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट होगा, बेस ईयर या फिर कांस्टेंट ईयर प्राइस पर, वो रियल जीडीपी होगा। ये फालतू के ऑप्शन थे, ये नेशनल जीडीपी कुछ नहीं है। ए वाला राइट आंसर है। रुशील, करण, आलोक, रूपल, मयंक, योगेश, वेदांत, प्रिंस, आदित्य और कपिल बिश्नोई, दीज आर द टॉपर्स। ओके, चलो जी, रियल जीडीपी शोज, रियल जीडीपी क्या शो करता है? चेंज इन प्राइस ओनली, चेंज इन आउटपुट ओनली, या चेंज इन बोथ प्राइस एंड आउटपुट? इन तीनों में से एक आंसर है। अगेन तुम्हें 45 सेकंड्स दिए जाते हैं, पहले तुम दिमाग लगाओगे फिर मैं समझाऊंगा भी। देखते हैं भैया, देखते हैं। रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की वजह से बदलता है, क्योंकि यहां पर बेस ईयर प्राइस होता है वो कांस्टेंट मानते हैं हम।
ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। रुशिल, प्रिंस, करण, मयंक, रूपल, प्रीत, पृथ्वीराज सिंह आ गए हैं, आदित्य, मानसी, वंशिका सैनी। ये देख लो जरा, बताता हूं क्या था इस क्वेश्चन का मतलब। दोस्त, इस क्वेश्चन का मतलब था कि जो ये रियल जीडीपी बदला है, ये आउटपुट बदल रहा है तो बदल रहा है, प्राइस तो इसमें कांस्टेंट है, प्राइस की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहे हैं। देखो, प्राइस जितना जितना बदल रहा है उसकी वजह से चेंज नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। ओके रिपोर्ट है। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है ना, इसमें इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है, तो नॉमिनल जीडीपी प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वजह से बदल जाता है, दोनों की वजह से बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन मोर देन 90% बच्चों का सही होना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी शोज व्हाट? सेम ऑप्शन है आपके पास, आप देंगे जरा जवाब। आपको मैंने टाइम दिया अगेन 45 सेकंड्स का। नॉमिनल जीडीपी दोनों में चेंज, प्राइस और आउटपुट दोनों की वजह से बदल जाता है, तो सी वाला इज द राइट आंसर। ठीक है जी, देख लो जी, सी को ठीक कर देते हैं। सबसे जल्दी आंसर दिया प्रिंस भाई, टॉप पे आ गए हैं। रुशील, प्रीत, आलोक, पृथ्वी भी आ गया, अक्षत, तन्मय, नीरव, वेदांत और हर्षिता। आप एक बात देखो, थोड़ा सा और अंदर का माजरा इसके अंदर करते हैं। मान लो मैं यहां ईयर लिख रहा हूं 2014, 2015, यहां पर प्राइस लेवल लिखा मैंने, ये 10 था फिर 9 हो गया। आउटपुट लिख रहा हूं, पहले भी 100 था अब भी 100 हुआ। या मान लो आउटपुट की थोड़ी और बात कर लेते हैं। प्राइस मान लो 10 से 2 हो गया, आउटपुट 100 से 90 हो गया, 100 से 90 हो गया आउटपुट। ठीक है, और यहां पर मैं नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने लगा। लेट मी चेंज द एग्जांपल, लेट मी चेंज। प्राइस मान लो 10 से 2 हो गया, आउटपुट 100 से 200 हो गया, और इधर मैं नॉमिनल जीडीपी चेंज कर रहा हूं, मतलब कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखो जी, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा, 10 और 100 को 1000, 2 और 200 को 400। देखो भैया, आउटपुट है ना 100 से 200 डबल हो गया, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस को भी देखा गया है, प्राइस बहुत ज्यादा ही कम हो गया है। अगर मैं यहां रियल जीडीपी देखता तो रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की वजह से बदलता है। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1000, अगला आउटपुट 200 है, इसको भी 10 से ही करना है, प्राइस वही रहेगा। 200 को 10 से किया 2000, आउटपुट डबल हुआ था, रियल भी डबल हो गया 1000 से 2000। तो ये पिक्चर तुम्हें समझनी पड़ेगी। ओके रिपोर्ट है? ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें एग्जाम के अंदर नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दे रखी है और आपने उसको रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को आप प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो। प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला हुआ नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले में 3 आइटम है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। एग्जाम में आपको इन 3 में से कोई 2 आइटम देगा और तीसरे की वैल्यू पूछेगा। जैसे कि मान लो इसकी और इसकी वैल्यू दे दी, तो दोनों को डिवाइड कर देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझे इस बात को?
तो आपसे कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जरा, मॉड्यूल के हैं, मैं ही करके देता हूं। लो जी, पहले जरा ये क्वेश्चन लिखा है, द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी दिए हुए हैं। नॉमिनल जीडीपी 3000 है, रियल जीडीपी 4700 है। कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। भैया जीडीपी डिफ्लेटर अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल कितना 3000 अपॉन रियल कितना 4700 मल्टीप्लाइड कर दो 100 से। जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आप यहां लिख दोगे। मैं भी निकाल लेता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये मॉड्यूल की। जो 12th क्लास के लेजेंड्स हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, उनको ये आसान लग रही होगी। बस इतना ही आसान लगेगा। कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताएंगे? 63.83 या 63.82 जो भी आ रहा है। मैं इसको 83 लिख देता हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, इतना आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन है, ये लो जी। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? इस वाले में नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स दोनों की वैल्यू गिवन है। तो यार तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्राइस इंडेक्स को जीडीपी वेलफेयर बोलते हैं। ये क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? ये वाला। तो अब क्या करोगे आप लोग? आप लोग रियल को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यही किया है, नॉमिनल जीडीपी निकालना था, इधर रियल जीडीपी मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस इंडेक्स से, और जो ये 100 है वो नीचे ले जाना था, तो ये 100 नीचे भी आ गया। तो रियल जीडीपी की वैल्यू 450 क्वेश्चन में गिवन है, प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 120 क्वेश्चन में गिवन है, 100 ये था ही, कैलकुलेट करोगे 540 आ गया। ऐसे पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। और समझो जरा, एक बात और बताता हूं आपको मैं दोस्त। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है, ये दिखाता क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 102 है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल है ये 2% से बढ़ चुका है। अगर इसकी वैल्यू 105 है तो प्राइस लेवल 5% से बढ़ चुका है। अगर इसकी वैल्यू 97 है तो प्राइस लेवल 3% से कम हो चुका है। तो आपको बताना चाहता हूं, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से जितनी ज्यादा होगी प्राइस लेवल उतना इंक्रीज हो चुका है, और 100 से जितनी कम होगी प्राइस लेवल उतना कम हो चुका है। 100 से 3 कम है तो प्राइस लेवल 3 कम हो चुका है। तो जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस लेवल के चेंजेस को दिखाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था, इधर पूछा था कि कैलकुलेट करो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू और कमेंट करो वैल्यू ऑफ प्राइस पे। तो कमेंट यहां भाई 63.8 है, तो मैं देखूं कि इधर 36.17 100 में से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा। तो इस परसेंट से प्राइस लेवल कम हो गया, 100 से कम वैल्यू है ना, तो प्राइस लेवल गिर गया। अब मॉड्यूल में एक टेबल बनाई हुई है, इलस्ट्रेशन 1। इधर नॉमिनल जीडीपी लिखा है, इधर रियल जीडीपी लिखा है, इधर ईयर्स लिखे हैं। ईयर्स गए तेल लेने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता है जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाइड बाय 100, नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाइड बाय 100। 800 को 650 से नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाइड बाय 100 ये करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। इसको इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये वैल्यू आएगी। तो इसको इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वैल्यू आएगी। तो जीडीपी डिफ्लेटर की अलग अलग वैल्यूज निकाली हुई है, लेकिन ये जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट क्या करता है ये देखना है। देखो जी, यहां जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 है, तो जो सबसे पुराना ईयर होता है बेस ईयर, यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर 100 रहता है। क्या रहता है? 100, क्योंकि प्राइस वही हम मान के चलते हैं, आउटपुट भी वही मान के चलते हैं। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से 123 हो गई तो आप बोलो 23
आगे 0.8% से प्राइस लेवल बढ़ चुका है। कंक्लूजन क्या निकालोगे? यही निकालोगे, जितना जितना ये बढ़ रहा है उतना उतना प्राइस लेवल बढ़ चुका है। दिस इज द कंक्लूजन। ओके, हालांकि मैंने अभी आपको जीएनपी का मतलब नहीं समझाया, मैंने समझाया आपको जीडीपी डिफ्लेटर, लेकिन जीएनपी का मतलब अगली क्लास में समझाऊंगा। लेकिन दोस्त, जितने भी डिफ्लेटर होते हैं, मान लो जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, तो नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सिखाऊंगा जीएनपी क्या होता है, आने वाली 1-2 क्लास के बाद सिखाया जाएगा। किसी भी चीज का डिफ्लेटर निकालना हो, इनकम डिफ्लेटर लिखा होता तो नॉमिनल इनकम अपॉन रियल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। इधर जीएनपी डिफ्लेटर तो नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको भेजे में एक बात घुसानी है, डिफ्लेटर किसी का भी निकाल लो, नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। यहां मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज है, इसलिए इलस्ट्रेशन है। कहता है नॉमिनल जीएनपी एक देश का 600, तो नॉमिनल जीएनपी की जगह लिख दिया 600। एंड प्राइस इंडेक्स भी गिवन है, प्राइस इंडेक्स मतलब डिफ्लेटर गिवन है 100। ओके, कहता है नाउ नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया 1200। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया 1200 हो गया, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से कर लेते हैं भाई। इन्हें जैसा क्वेश्चन दिया वैसा कर लेंगे। इन्हें 2-2 बार दे दिया भाई, इधर देख लो। पहले लिखूंगा ईयर 2010, फिर लिखूंगा यहां पर नॉमिनल जीएनपी कितना है राजे? 600। एंड प्राइस इंडेक्स यानी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स कितना है? 100 है। फिर कहता है नॉमिनल जीएनपी इंक्रीजेस टू 1200। अबे जीएनपी लिख रहा था, यहां जीडीपी लिख दिया, मॉड्यूल में गलती है। या तो दोनों को जीडीपी लिख या दोनों को जीएनपी लिख, तुम बोल देना भाई गलती है तेरी, ठीक है। ये 1200 हो गया, 600 से कितना हो गया? 1200। कब? 2018 में। और प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होकर 110 हो गया। कहता है रियल जीडीपी निकालो या रियल जीएनपी निकाल दो, जो मर्जी, ठीक है। जीएनपी लिख लो, जीडीपी लिख लो, इसको डी मान लो, डी ही है तो इसको भी डी मानना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सब डी मानो। ये डी एन होता क्या है अगली क्लास में बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा। बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। तो भैया कैसे आएगा ये? प्राइस इंडेक्स होता है नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रियल क्या होगा? रियल इधर ले जाओ, नॉमिनल अपॉन रियल, नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इधर अगर मैं रियल जो भी उसने बोला है जीएनपी या जीडीपी जो भी निकालना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे निकालूं? नॉमिनल अपॉन प्राइस 600/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 600 ही आएगा। बेस ईयर पे वैसे भी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बराबर ही दिखते हैं, ठीक है। फिर कैसे निकालूं? नॉमिनल कितना है? 1200 बटे में 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ, काटा पीटी करेंगे। ये 0 से ये 0 चली गई, 12,000 डिवाइडेड बाय 11, तो इट इज 1090। इतना ही आ रहा है ना? ठीक है मेरे दोस्त, 1090। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। बस यही क्वेश्चन था। कुल मिला के आप ये देखोगे कि जब जब बेस ईयर प्राइस होगा, यानी बेस ईयर की बात करें, तो यहां नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर दिखेंगे आपको हमेशा। हर एक टेबल में देख लेना, देखो जी, ये रियल जीडीपी, ये नॉमिनल जीडीपी शुरू शुरू में बराबर होते हैं, क्योंकि प्राइस और आउटपुट दोनों ही सेम होते हैं। इधर भी देख लो, नॉमिनल और रियल दोनों सेम है, शुरू शुरू में सेम होते हैं, शुरू शुरू में, क्योंकि सेम प्राइस और आउटपुट होते हैं। ये भी और ये भी सेम है, नॉमिनल रियल शुरू शुरू में सेम होते हैं क्योंकि सेम होते हैं।
अब ये बात है जी, दोनों में से बड़ा कौन होगा? नॉमिनल जीडीपी क्या रियल जीडीपी से बड़ा हो सकता है, या नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से छोटा हो सकता है? यह एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बोलेंगे ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्राइस लेवल पे। भाई इसका फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। इसका फॉर्मूला क्या है? बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। तो आउटपुट तो सेम ही रहता है, बस प्राइस इसके अंदर अलग है, ये वाला अलग है। तो जो प्राइस ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी तब ज्यादा होगा रियल जीडीपी से जब करंट प्राइस से ज्यादा होंगे बेस ईयर प्राइसेस से। और इसका उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये दोनों बराबर हुए तो ये दोनों जीडीपी भी बराबर हो जाएंगे। बल्ले 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 हो गया, संदीप कह रहा है बल्ले 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 हो गया। ठीक है, तो दोस्त आज की क्लास में मैं आपको बता देता हूं मैंने आपको कराया क्या है। पहली बात तो आज की क्लास का निचोड़ भी तो दे दूं, एक बार ये मॉड्यूल खोल लूं क्या आप लोगों के लिए, ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये देखो मेरे दोस्त, ये है जी आपका नेशनल इनकम का चैप्टर यूनिट 1, यहां से स्टार्ट है। मैंने ये कुछ भी नहीं कराया आपको, स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं कराया अभी, ये अपने हिसाब से कराएंगे। ये जीडीपी के कॉन्सेप्ट कराए हैं, लेकिन यहां लिखा है जीडीपी एमपी, ये आइटम नहीं कराया अभी, ऐसा कुछ नहीं कराया। हाँ यहां से कराया मैंने आपको। रियल जीडीपी बता दिया, रियल जीडीपी के बारे में। ठीक है, जीडीपी क्यों बढ़ता है? जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्यों बढ़ता है? या तो प्राइस बढ़े या क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन बढ़े या प्राइस बढ़े तो जीडीपी बढ़ जाएगा, ये लिखा है यहां पर। फिर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, ये फॉर्मूला भी बता दिया। ठीक है, कैलकुलेशन भी दिखा दी इसकी कैसे। ये इन्फ्लेशन रेट वाला फॉर्मूला भी नहीं कराया, अगली क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशंस करा दिए हैं, 1 2 3 4 तक इलस्ट्रेशन करा दिए हैं। ठीक है, बस इतना कराया है, पेज नंबर 6.6 तक इतना कराया है, स्टार्टिंग का कुछ नहीं कराया, पेज नंबर 6.6 तक कराया है। और फिर उसके बाद आप देखोगे मैंने एक लास्ट का पोर्शन आपको करा दिया था। हाँ जी, ये वाला जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं। इसके 10 पॉइंट थे, ये 10 पॉइंट करा दिए मैंने आपको। आज की क्लास में जो भी कराया है मैंने आपको, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब बताता हूं आपको, आज शाम को 5 बजे लाइव आकर आपको जो मैंने 5 चैप्टर्स करा रखे हैं ना, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगी और आपको आपके एग्जाम की सच्चाई भी पता लग जाएगी कि तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो और एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं। हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी है, सीए वाला यूट्यूब चैनल पे आज शाम को 5 बजे डॉट 5 बजे ज्वाइन कर लेना। लॉ की क्लास कुणाल सर खत्म कर देंगे 4:45 पे। ठीक है, अब कुछ बच्चों के जो डाउट्स हैं मैं वो डाउट्स भी देख लेता हूं। अब फास्ट ट्रैक बैच के बारे में आपको यूट्यूब पे जल्दी बताया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं रहा है हर्ष, क्या बोल रहे हो? नोट्स नहीं, नोट्स इसके नोट्स करन लिखने हैं। ठीक है, अभी तो कुछ ऐसा नोट्स वाला मैटर ही नहीं है, कैलकुलेशन सिखाइए, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है सर, एक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी तो था, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, उन पॉइंट्स में नहीं था यार। वैसे तो 100 लिमिटेशंस हो रहे हैं, वो गिवन नहीं है जो गिवन। हाँ प्रिंस बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अंकिता जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल और रियल का डिवाइड है। कोई पूछता है, संजय पूछ रहा है बेटर कौन है, रियल या नॉमिनल? रियल बेटर है दोनों में, मैं बताऊंगा अगली क्लास में, इसको यहीं से स्टार्ट करूंगा एक्चुअली।
ठीक है। आर्यन, जीएनपी का मैटर मैंने पढ़ाया नहीं है। डिफ्लेटर का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स, प्राइस में चेंजेस। इंडेक्स का मतलब इंडिकेटर। नवजोत, इकोनॉमिक बैड का मतलब जो इकोनॉमी के लिए बैड चीजें हैं, क्राइम रेट वगैरह, गुंडागर्दी, बेकार है। नॉमिनल जीडीपी वहां पे काम आता है जहां प्राइस और आउटपुट दोनों में चेंज एक साथ मेजर करना चाहते हो। अच्छा आदित्य, ये चीज भी करते हैं आपके लिए। नहीं नहीं, आज तो सिर्फ कैलकुलेशन कर लो और 10 पॉइंट कर लेना अपनी कॉपी में नोट, यही नोट्स है तुम्हारे। हाँ प्रिंस भाई, 12th की तरह ही है। इंडिया का रियल जीडीपी 5वें है, रियल जीडीपी है उत्कर्ष को जो 5वें नंबर पे इंडिया का, ठीक है। हरप्रीत कौर वो कहते हैं कि रियल जीडीपी को आप प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि रियल जीडीपी बोलता है मैं प्राइस में चेंज नहीं दिखाना चाहता, मैं आउटपुट में चेंज दिखाना चाहता हूं, तो किसी भी एक प्राइस से मुझे मल्टीप्लाई कर लो। तो हम कहते हैं सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो बेस ईयर प्राइस होगा, प्रीवियस नहीं, जो सबसे ओल्ड होता है उससे हम करते हैं, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है मेरे दोस्त, बाकी आपके डाउट इंजन में सॉल्व हो जाएंगे। और फिर एक छोटी सी, हाँ आज शाम को मिल रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। और आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। छुट्टी होगी दोस्त। लीडर बोर्ड अभी दिखाता हूं आपको। लीडर बोर्ड के लिए 2 मिनट का वेट कर लो। लीडर बोर्ड दिखा देते हैं बाबा। आज की क्लास का लीडर बोर्ड मेरे राज्य देख लो। नंबर 1 पे रुशील भाई है, फिर प्रिंस कुमार है, मयंक, मानसी, पृथ्वीराज भाई और भवानी, शिवानी, रोहित त्यागी, पलक और हरियाणा सरकार। भाई 5 बजे मिलेंगे, बाय बाय तब तक, ठीक है। देख लो कौन कितना पानी में, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है।